तो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलो तुमसे ही पूछ लेती हूँ, बताओ मुझे नीट 2025 में कितने दिन बाकी रह गए? चलो बताओ, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, या तुमने 10th में डिसाइड किया था कि तुम बायोलॉजी लोगे, 11th एंड 12th नीट की प्रिपरेशन करोगे, 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद तुम नीट का एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद भाई तुम्हारी रैंक आ जाएगी AIR अंडर 500, AIR अंडर 1000, उसके बाद तुम्हें किसी बढ़िया एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद तुम MBBS करोगे, तुम्हारी परिवार में बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हें सब डॉक्टर 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 कह के बुलाएंगे, तुम एकदम प्राउड मूवमेंट फील करोगे। याद आ रहा है वो दिन जिस दिन सोचा था कि डॉक्टर बनना? आ रहा है यार? जब वो दिन तुमने सोचा था तो उस दिन में और आज में ऐसी क्या चीजें आ गई जो तुमने वेस्ट कर दिया यार? तुमने पूरी 11th वेस्ट कर दी ये सोच के कि अभी भी 1 साल बाकी है। वो 1 साल जो बचा हुआ था उसमें से भी तुमने अप्रॉक्स 9 मंथ्स वेस्ट कर दिए। पता नहीं किस किस चीजों में, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, कौन सी बैकलॉग्स इकट्ठी हो गई। तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी के 90 डेज बचे और इसमें भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि तुम नीट में कर पाओगे। मेरी बहन भी नीट की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैं अपनी बहन को यही बोलती, ऐसे ही बोलती और इसी टोन में बोलती है। तुम भी मेरे छोटे बहन भाई हो, तुमसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी गलतियों को रियलाइज करो। अभी भी 90 डेज बाकी हैं, प्लीज इस बात को समझो। ये 90 डेज में चीजें पॉसिबल हैं, एटलीस्ट एक रे ऑफ होप तो है कि तुम कर लोगे। बस प्लीज खुद में कॉन्फिडेंस रखो। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे इन 90 डेज में तुम 600, 650 तक अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो मॉक टेस्ट में भी। लेकिन एक ही शर्त है, जो मैं बोलूंगी उसको प्लीज फॉलो कर लेना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये वीडियो सुन के, देख के, सब कुछ करके तुम वापस से कोई दूसरी वीडियो जाके देखोगे, वापस से वही गलतियां करोगे, वापस से वही फोन में लगोगे, वापस से वही दोस्तों के साथ बाहर घूमोगे, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है यार। ये चीजें एक्शंस करने से होंगी, रियलाइजेशन से होंगी। सबसे पहले रियलाइज करो, उसके बाद एक्शंस लो, तब जाके कहीं तुम डॉक्टर बन पाओगे। 90 से थोड़े कम दिन रह गए, लेकिन ध्यान से सुनना और जो बताने वाली हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करना। इन 90 डेज में 3 मंथ्स है, इन 3 मंथ्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 तुम्हारा 1 महीने का होने वाला है, दूसरा फेज 2 तुम्हारा 1 महीने का होने वाला है, तीसरा फेज 3 भी तुम्हारा 1 महीने का होने वाला है। ये मैं जनरल सिचुएशन कंसिडर करके तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करके तुम्हें फेज 1 में ज्यादा टाइम डाल देना चाहिए, फेज 2 में कम डाल देना चाहिए, फेज 3 में और कम डाल देना चाहिए, तो वो तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले होगी फेज 1 तुम्हारी, जो अभी से लेके अप्रॉक्स मार्च 1st वीक तक होगी। तुम्हारे पास 30 डेज है एंड इन 30 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो होने वाली है सिलेबस कंप्लीशन। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है चैप्टर्स छोड़ने का, मेरी बात सुनो, नहीं है। रीजन बीइंग इज नीट में बच्चे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर करते हैं, तब जाके कहीं उन्हें एम्स में सीट मिलने वाली है। अगर तुम इस डिलेमा में फंस जाओगे, इस जाल में फंस जाओगे कि सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स कर लो, नीट में मार्क्स आ जाएंगे। यार हाई वेटेज अगर चैप्टर करोगे ना तो मार्क्स 450 500 पे अटके रह जाएंगे, क्योंकि वही एक बच्चा जो सेम एग्जाम दे रहा है वो सारे चैप्टर्स कर रहा है, 720 स्कोर कर रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम हाई वेटेज चैप्टर के चक्कर में फंस के कम मार्क्स पे लटक जाओगे और उसमें भी श्योरिटी नहीं है, वहां पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन अटक गए जो तुमसे बने ही नहीं। हाँ, हाई वेटेज चैप्टर्स को तुम प्रायोरिटी दे सकते हो बिकॉज उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भाई एनिमल किंगडम हो गया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स के अराउंड अपनी दुनिया मत घुमाओ। अब बता देती हूँ कि इन फर्स्ट 30 डेज में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में तुम्हें 50% टाइम देना है एंड इसके पीछे का भी रीजन है। तुम्हारे 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 360 मार्क्स की बायोलॉजी होती है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों होता है, ठीक है। तो अगर तुम वो 2 सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को टक्कर दे रहे हो बायोलॉजी के 2 सब्जेक्ट से, तो बट ऑब्वियस चीज है कि उसमें तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो डालना पड़ेगा ताकि तुम सेफ साइड पे एटलीस्ट उसमें कम से कम भी नहीं तो 340 350 मार्क्स ला पाओ। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वही तुम्हारी भगवत गीता है उसके लिए, और वो है एनसीईआरटी। कुछ भी हो जाए, 4 अलग अलग कोचिंग मॉड्यूल्स, 4 वीडियो लेक्चर्स, किसी भी चीज के लिए मत भागो इधर उधर। एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, 11th की भी है, 12th की भी है, उसको ही रिवाइज करना है, उससे ही पढ़ना है। उससे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो लेक्चर्स देख लो, लेकिन जो भी पढ़ना है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी घंटे तुम पढ़ रहे हो उसमें से तुम्हें 30% टाइम तुम्हें केमिस्ट्री को देना है। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, फिजिकल होगा।
इनऑर्गेनिक के लिए अगेन आई एम सेइंग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना। नीट का सिलेबस रिवाइज हुआ है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, प्लीज क्रॉस चेक करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता होगा कि नीट का सिलेबस अपडेट हुआ है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए। देख लेना एक बार जाके कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है, उन चैप्टर्स को मत करना। ऑर्गेनिकली रिएक्शन मैकेनिज्म, आईयूपीएसी नेमिंग, जीओसी, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, इनको तो तुम्हें टिप्स पे याद कर लेना है क्योंकि इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग हो गया, रिएक्शंस हो गया, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लगता है अगर तुमको तो शॉर्ट नोट्स बना के किसी पेपर पूरे रिएक्शन का डायग्राम बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। जितना ज्यादा हो सके जब भी वहां से जाओ उसको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री का अगेन वेरी सिंपल फंडा। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा, तो अच्छे से सॉल्व करना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि तुम उनको पढ़ के छोड़ दोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उधर लिखने के लिए नहीं आने वाला है कि तुम्हें हाँ भाई पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नहीं लिखने वाला। यू हैव टू टिक द ऑप्शन। उसके बाद बचा हुआ 20% टाइम जो है वो तुम्हें फिजिक्स को देना है। फिजिक्स के लिए अगेन जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बताया था, फॉर्मूला डेरिवेशंस को अच्छे से याद कर लो। डेरिवेशंस को लिख लिख के देख लो, तुम्हें टिप्स पे याद हो जाने चाहिए, फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए। और उसके लिए भी जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि फिजिक्स से यार बहुत बच्चे डरते हैं नीट में, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है फिजिक्स से वो बहुत डरते हैं। लेकिन यार फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। लास्ट के डेज बचे हैं, इन डेज में 14 से 16 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। इसके पीछे का भी रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तुमने इतना टाइम वेस्ट किया है, जो सारी हरकतें तुमने करी हैं उसमें अपना जो टाइम फोड़ा है उस टाइम को कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अभी ये जो 3 महीने बचे ना, प्लीज भूल जाओ, सब भूल जाओ। दोस्त भूल जाओ, गर्लफ्रेंड भूल जाओ, फैमिली को भी बोल दो भाई मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, मुझे प्रिपरेशन करने दो। हमारा जब एग्जाम क्रैक हो गया ना, तो यही वो रिलेटिव, यही वो फ्रेंड्स, यही वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर XYZ, यही प्राउड फील करेंगे कि हाँ इसने कर दिखाया। तो प्लीज इन 3 महीने के लिए एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी मैंने जो बताई है उसको ही फॉलो करो। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से मॉर्निंग में हमारा ब्रेन ज्यादा अटेंटिव एंड एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे जो तुम याद करते हो वो लंबे समय तक तुम्हारी मेमोरी में रहता है। इसलिए मॉर्निंग में बायोलॉजी को प्रेफरेंस देना, केमिस्ट्री को इन बिटवीन द डे रखना है। एंड फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग हेवीली होता है तो उसको तुम रात को भी कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर करना कि तुम्हारा मोटिवेशन शाम तक डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, सुबह मोटिवेटेड शुरू करेंगे, बायोलॉजी कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स पहले से ही बोरिंग लगती है, अब उसको एक और मौका मिल गया कि भाई कल देखूंगा। ऐसा नहीं करना। अगर तुमको लगता है ना तो स्विच कर लो, फिजिक्स को मॉर्निंग में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन यही है कि तुम्हारे तीनों चैप्टर्स को टाइम प्रॉपर्ली डिवाइड होना चाहिए। यार मैं कंसीडर कर रही हूँ कि अब तक जो तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन का जो टाइम है वो जा चुका है, उसमें तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। तुम्हारी बैकलॉग्स रही होंगी, कुछ के तुमने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, कुछ के तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ तो सिचुएशन रही होगी। तो उसके हिसाब से थोड़ा प्लान आउट कर लेना। जो तुम्हारे कंप्लीटली अनटच्ड चैप्टर्स है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, ना तुमने लेक्चर्स देखे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कुछ नहीं आता, उनके लिए वन शॉट देख लेना। कोचिंग मॉड्यूल देखने का टाइम नहीं है, वन शॉट्स देखने के बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले कोचिंग के मॉड्यूल्स लगाओ, उसके बाद PYQs लगा लो। PYQs जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, बिकॉज कॉन्फिडेंस वहीं से आने वाला है। प्लीज नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट मत करना। दिस इज नॉट द टाइम जिसमें तुम जैसा के नोट्स लिख रहे हो बैठे हो, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट 30 डेज का फेज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस फेज को थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो तुम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि फेज 2 और फेज 3 तुम्हारा कैसा होने वाला है। इसके बाद आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 पे हमारा एम होने वाला है स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन लेके तो बैठते हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट बर्बाद कर देते हैं। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होने वाला है। एग्जाम में ऑन एन एवरेज आपके पास 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अगर उस टाइम में आपने अगर सॉल्व नहीं किया तो यू आर लूजिंग 4 मार्क्स। इसके लिए सबसे पहली चीज करनी है वो तुम्हें स्पीड टेस्ट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर लोगे, उसमें से 20 क्वेश्चंस का एक सेट पिक करोगे। इट कैन बी PYQs, इट कैन बी मॉड्यूल्स, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आई पर्सनली रिकमेंड कि तुम PYQs ले लो। 20 क्वेश्चंस हैं तो फर्स्ट स्टार्ट करो कि 20 क्वेश्चंस को तुम 40 मिनट्स में सॉल्व करोगे। कैसे भी करके उन 40 मिनट्स में उन 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड देन देखो कि उसमें से कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फिर उसके बाद जो टाइम है धीरे धीरे उसको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल
पहले तुम 40 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कर रहे थे, फिर उसके बाद तुम्हें 30 मिनट्स में 20 करना है, फिर ट्राई करना कि 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करना है, बिकॉज दैट इज द टाइम जो तुम्हें नीट के एग्जाम में मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है, स्पीड टेस्ट देना है। दूसरा, पीवाईक्यूज जितना ज्यादा हो सके उतना करो। ट्राई करो कि पिछले 10-15 साल के कोई भी चैप्टर के पीवाईक्यूज ना छूटे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ ओवरऑल एग्जाम। एक मिस्टेक बुक बना लेना, उस मिस्टेक बुक में तुम्हें सारी गलतियां लिखनी है जो तुम कर रहे हो। स्पीड टेस्ट के टाइम हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम हो गया, वो सारी मिस्टेक्स लिखनी, क्योंकि जब तुम्हारी गलतियों का काला चिट्टा तुम्हारे सामने होगा तभी जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि ये इतनी सारी मिस्टेक तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स लूज हो रहे हैं। एंड फिर धीरे धीरे करके उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ जो लास्ट मंथ था, जो फेज 1 था, उसमें तुम वंस अ वीक मॉक टेस्ट दे रहे थे। यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है कि तुम मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 2 कर दो, एंड उसमें भी तुम्हें एम करना है कि तुम धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाओ। इसीलिए बोल रही हूँ वीक में 2 मॉक टेस्ट कैसे भी करके प्लीज दे देना, उसी से तुम्हें चीजें समझ में आने वाली है। उसके बाद आता है सबसे क्रूशियल पीरियड, लास्ट मंथ तुम्हारी प्रिपरेशन का। उस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉक टेस्ट पे एंड रिविजन पे। नीट के पेपर में रिविजन इज द की। I'm honestly telling you, revision is the key, क्योंकि बहुत सारा है याद रखने के लिए। सिलेबस इतना सारा है ना कि अगर तुमने रिवाइज नहीं किया, तुम बस पढ़ते गए तो एग्जाम में एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा। जो तुमने पढ़ा है ना वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बना लेना प्रॉपर रिविजन की, कैसे कैसे रिवाइज करना है, किसको कितना टाइम देना है, कहाँ से रिवाइज करना है। सारे सब्जेक्ट्स के रिविजन रिसोर्सेज तुम्हें पता होने चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिविजन करना। और बोल रही हूँ मिनिमम 10 बार तुम्हारा रिविजन होना चाहिए। और इस 10 बार रिविजन में भी एक चीज जो है जो डिफरेंशिएट करेगी, दैट इज योर टाइम। फर्स्ट टाइम तुम रिवाइज करने में 2 घंटे लगा सकते हो, लेकिन 10वीं बार अगर तुम रिवाइज करने में 2 घंटे लगा रहे हो ना बेटा, दाल में कुछ काला है। तुमने ठीक से चैप्टर समझा नहीं है, पढ़ा नहीं, क्योंकि रिविजन का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। तुम एक इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हो, उसमें थोड़ा अगर तुम भूलते हो, थोड़ा उसमें से उड़ाए तो वापस जुड़ जाएगा। ऐसे करके लास्ट तक जो तुम्हारा टाइम है वो कम हो जाना चाहिए, एंड जो तुम्हारी याद करने की जो पावर है, जो तुमने याद किया है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते जाना चाहिए। तब जाके रिविजन का फायदा है, नहीं तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। अब सेकंड फेज में मैंने तुम्हें बता दिया था कि पीवाईक्यूज सेकंड फेज में ही खत्म कर देने हैं। थर्ड फेज में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस साइज से तुम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे जो क्वेश्चंस में तुम अटके थे। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना कि तुम इन क्वेश्चंस के इन कॉन्सेप्ट्स में अटके थे, स्टार मार्क कर लेना, गोला मार्क कर लेना, जो मार्क करना है कर लेना। तुम्हें उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है कि तुमसे क्वेश्चन क्यों गलत हुए थे, कॉन्सेप्ट वीक था, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज कर लो जाके, लेकिन क्वेश्चंस को देखो, गलतियां समझो, एंड देन वहां से अपना नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करो। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी इस फेज में, वो होने वाला है तुम्हारे मॉक टेस्ट। फेज 2 में बोला था 2 मॉक टेस्ट पर वीक देना, इस फेज में तुम्हें 3 मॉक टेस्ट पर वीक देने बेटा जी। मतलब तुम सोच रहे हो अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया, तुम लास्ट मंथ में 12 मॉक टेस्ट दे पाओगे, एंड उन मॉक टेस्ट के बेसिस पे तुम अपनी फर्दर प्लानिंग कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आज अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम आज शाम को ही जाके रिवाइज कर लोगे, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हारे सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम सोच भी नहीं सकते। एंड फाइनली द डे विल कम, नीट 2025, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठ के बस क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा रफ कैलकुलेशन करके करेक्ट आंसर मार्क कर रहे होगे। बट कंडीशन अभी भी वही है, लास्ट के 3 महीने बाकी है। अगर इसको सीरियसली नहीं लिया तो शायद वो दिन 1 साल और पोस्टपोन हो जाएगा। तुम ड्रॉप लोगे, अगली साल प्रिपरेशन करोगे, तो प्लीज़ इन 90 डेज को सीरियसली लो, एग्जीक्यूट करो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीट के एग्जाम में अभी भी बहुत दिन बाकी है। आई विल बी कमिंग अप विद स्ट्रेटेजीज, एंड इसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी होंगे जिस पे यू वांट मैं वीडियोस बनाऊं, बस कमेंट्स में बता दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर छोटा डाउट है तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँ। ऑल द बेस्ट।